कभी ये सोचकर देखिए कि हम और आप और इस धरती पर जो भी जीव हैं, हाँ। वो असल में सिर्फ एक गाड़ी है। एक रोबोट? हाँ, एक रोबोट जी। जिसे हमारे अंदर बैठे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, मतलब हमारी जीन्स चला रही हैं। और उनका मकसद बस एक ही है, अपनी कॉपी बनाना और किसी तरह अगली पीढ़ी तक पहुंच जाना। ये जो चौंकाने वाला विचार है, ये रिचर्ड डॉकिंस की मशहूर किताब द सेल्फिश जीन की बुनियाद है। और आज हम इसी किताब के कुछ सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे विवादित आइडियाज पर बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जीन केंद्रित नजरिए का आखिर मतलब क्या है। क्या वाकई हमारे सारे काम, हमारा प्यार, हमारी नफरत, यहाँ तक कि हमारी इंसानियत भी बस इन जीन्स के स्वार्थ का एक नतीजा है, हमारा मिशन साफ है। क्या हम सच में अपनी बायोलॉजी के गुलाम हैं? या फिर इस कहानी में कोई और मोड़ भी है? चलिए इस विचार की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत किताब के नाम से ही करते हैं, द सेल्फिश जीन। हाँ, ये नाम ही इतना भड़काऊ है। मतलब पहली बार सुनकर लगता है कि हम सब स्वार्थी हैं। हाँ, कि हम सब पैदाइशी स्वार्थी हैं और शायद हमें ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं समझाऊं, डॉकिंस का जोर सेल्फिश पर उतना नहीं जितना जीन पर है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सेल्फिश शब्द सिर्फ एक रूपक है, कहने का एक तरीका। इसका मतलब ये तो नहीं कि जीन्स में कोई भावना या सोचने की शक्ति होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कुदरत के इस खेल में जो चीज अपनी कॉपी बनाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचती है, वही कामयाब होती है। और वो चीज कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई प्रजाति भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जीन है। तो मतलब हम और आप तो बस एक तरह की टैक्सी हुए। एक तरह से हाँ, सोचिए, शरीर तो बस एक गाड़ी है। जीन उसे चलाते हैं, अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं और फिर गाड़ी मतलब शरीर वो कबाड़ हो जाता है और जीन्स आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इस हिसाब से असली कहानी तो जीन्स की है, जो एक तरह से अमर है। हम और आप तो बस आते जाते रहते हैं। ये तो उस बात को सीधे सीधे नकारता है जो हम अक्सर सीखते आए हैं कि जानवर प्रजाति की भलाई के लिए काम करते हैं। हाँ, ये उस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। बताइए। मान लीजिए एक समूह है जहाँ सभी व्यक्ति परोपकारी हैं, मतलब समूह के लिए त्याग करने को तैयार हैं। ठीक है। अब अगर उस समूह में सिर्फ एक स्वार्थी व्यक्ति आ जाए जो दूसरों के त्याग का फायदा उठाए, तो फिर वो तो सबसे ज्यादा फायदे में रहेगा। बिल्कुल, परिभाषा के अनुसार उसके जीवित रहने और बच्चे पैदा करने की संभावना दूसरों से ज्यादा होगी। और धीरे धीरे उसकी स्वार्थी जीन्स पूरे समूह में फैल जाएंगी और वो परोपकारी समूह खत्म हो जाएगा। ये तो बड़ी सीधी और ठंडी लॉजिक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर सब कुछ जीन के स्वार्थ के लिए है, तो फिर हम दुनिया में इतनी अच्छाई, इतना परोपकार क्यों देखते हैं? मतलब माता पिता बच्चों के लिए अपनी जान क्यों दे देते हैं? यही तो इस थ्योरी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये परोपकार को नकारती नहीं, बल्कि उसके पीछे का स्वार्थी कारण बताती है। अच्छा। इसके दो मुख्य जवाब हैं। पहला है किन सिलेक्शन, यानी रिश्तेदारों का चुनाव। किन सिलेक्शन? हम अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अपने बहुत सारे जीन्स शेयर करते हैं, जैसे अपने बच्चों या भाई बहनों से 50% जीन्स। अच्छा, तो जब एक माँ अपने बच्चे के लिए भूखी रहती है, तो असल में अपने ही जीन्स की 50% कॉपी को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। ठीक यही बात। जीन के नजरिए से देखें तो एक शरीर की कुर्बानी देना फायदेमंद हो सकता है अगर उससे वैसे ही जीन्स वाले कई और शरीर बच जाएं। तो परिवार के लिए त्याग करना एक बहुत मजबूत विकासवादी रणनीति है। बिल्कुल। किताब में एक उदाहरण है जो मुझे आज तक याद है। एक चिड़िया के सबसे कमजोर बच्चे का। वो थोड़ा परेशान करने वाला है। हाँ, वो थोड़ा कठोर लग सकता है। थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी चिड़िया का एक बच्चा बाकियों से बहुत ज्यादा कमजोर है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, तो उसके जीन्स के लिए ये बेहतर होगा कि वो बच्चा खाना मांगना बंद कर दे और स्वेच्छा से मर जाए। एक मिनट, स्वेच्छा से मर जाए? यह सुनने में बहुत क्रूर लगता है। क्या कोई जीव सच में ऐसा सोच सकता है कि मुझे मर जाना चाहिए ताकि मेरे भाई बहन जी सकें? देखिए, हमारी इंसानी भावनाओं के हिसाब से ये बहुत क्रूर है, लेकिन जीन के स्तर पर कोई भावना नहीं होती, वहां सिर्फ गणित होता है। गणित कैसे? अगर वो कमजोर बच्चा मर जाता है, तो माँ बाप का जो खाना और मेहनत उस पर एक तरह से बर्बाद हो रही थी, वो अब उसके दूसरे स्वस्थ भाई बहनों को मिलेगी। हाँ,
और उन भाई बहनों में भी उस बच्चे के 50% जीन्स हैं और उनके जिंदा रहने की उम्मीद कहीं ज्यादा है। तो एक जीन जो कहता है शरीर अगर तुम बहुत कमजोर हो तो लड़ना छोड़ दो, वो जीन पूल में कामयाब हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो रिश्तेदारों की मदद करना तो समझ आता है क्योंकि उसमें हमारे ही जीन्स का फायदा है। बिल्कुल। लेकिन मैं उस वैम्पायर चमगादड़ वाली बात पे अटका हुआ हूँ। हाँ, वो तो रिश्तेदार नहीं है, फिर भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यहाँ क्या चल रहा है? ये हमें दूसरे जवाब पर लाता है, पारस्परिक परोपकार, पारस्परिक परोपकार। या आसान भाषा में कहें तो तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा का सिद्धांत। मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले। हाँ, ये उन प्रजातियों में होता है जो एक दूसरे को पहचान सकती हैं और याद रख सकती हैं कि किसने क्या किया था। वैम्पायर चमगादड़ वाला उदाहरण तो कमाल है। बिल्कुल। मतलब वो खून का हिसाब किताब भी रखते हैं कि किसने पिछली बार मदद की थी और किसने नहीं की। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर किसी रात एक वैम्पायर चमगादड़ को शिकार में खून नहीं मिलता तो वो सुबह तक भूख से मर सकता है। अच्छा। ऐसे में गुफा में उसका कोई साथी जिसे उस रात भरपूर खून मिला हो अपने पेट से थोड़ा खून निकालकर उसे पिला देता है। ये तो दान हो गया एक तरह का। हाँ, पर वो ये दान इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसका दिल बड़ा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि एक अनकहा समझौता है कि जब मेरे बुरे दिन आएंगे तो तुम मेरी मदद करोगे। और जो नहीं करता मदद? जो चमगादड़ मदद लेकर वापस मदद नहीं करते उन्हें धोखेबाज के तौर पर याद रखा जाता है और अगली बार कोई उनकी मदद नहीं करता। वाह, ये तो जानवरों की दुनिया का लेन देन हो गया। सही। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा आक्रामक होना या सिर्फ अपना सोचना बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। मुझे लगता था कि जंगल का नियम तो यही है कि जो सबसे खूंखार है वही जीतता है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। जानवरों की ज्यादातर लड़ाइयां असली मारकाट से ज्यादा सिर्फ दिखावा और धमजी होती हैं। अच्छा। हाँ, इसे समझने के लिए हमें गेम थ्योरी और एक बहुत दिलचस्प आइडिया जिसे इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी कहते हैं, शॉर्ट में ESS, को समझना होगा। ESS, ये सुनने में तो काफी भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी रणनीति जो इतनी सफल हो कि अगर किसी आबादी में ज्यादातर लोग उसे अपना लें तो कोई दूसरी रणनीति उसे हरा नहीं सकती। एक तरह का नेचुरल बैलेंस। ठीक है। किताब में इसे समझाने के लिए बाज और कबूतर का एक मजेदार उदाहरण है। बाज और कबूतर, बताइए। मान लीजिए बाज वो हैं जो हमेशा पूरी ताकत से लड़ते हैं, चाहे जीते या हारें, और कबूतर वो हैं जो सिर्फ पंख फैलाकर धमकाते हैं, लेकिन जैसे ही लड़ाई असली होने लगती है भाग जाते हैं। ठीक है, बाज लड़ाकू है, कबूतर शांति प्रिय। हाँ, अब सोचिए अगर किसी जगह सारे के सारे कबूतर हों तो क्या होगा? तब तो एक अकेला बाज आएगा और सबका खाना छीन कर ले जाएगा। वो राजा बन जाएगा और उसके बाज वाले जीन्स खूब फैलेंगे। बिल्कुल, लेकिन अब सोचिए कि उस बाज की कामयाबी देखकर सारे कबूतर भी बाज बन गए। अब उस जगह पर सिर्फ बाज ही बाज हैं। अब क्या होगा? अब तो गड़बड़ हो जाएगी। वो हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ेंगे और बुरी तरह घायल होंगे। सही। ऐसे में तो वो कबूतर ज्यादा फायदे में रहेगा जो लड़ाई से दूर रहता है और घायल नहीं होता। ठीक यही पॉइंट है। न तो 100% बाज होना एक स्थिर रणनीति है, न ही 100% कबूतर होना। तो एक बैलेंस बनता है। हाँ, असली दुनिया में एक संतुलन बनता है, एक ESS, जहां आबादी में कुछ बाज होते हैं और कुछ कबूतर, या ज्यादातर जानवर जरूरत के हिसाब से कभी बाज तो कभी कबूतर की तरह बर्ताव करते हैं। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है, अच्छे लोग आखिर में जीतते हैं। रॉबर्ट एक्सेलरॉड के एक कंप्यूटर टूर्नामेंट का जिक्र है। हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट था। उसमें अलग अलग रणनीतियां एक दूसरे से भिड़ी और एक बड़ी सीधी सादी रणनीति जीती जिसका नाम था जैसे को तैसा या टिट फॉर टैट। जैसे को तैसा? हाँ, इसकी 3 खासियतें थीं। पहली, ये अच्छी थी, मतलब इसने कभी धोखा देने की शुरुआत नहीं की। ठीक है। दूसरा, ये बदला लेने वाली थी। अगर सामने वाले ने धोखा दिया तो ये अगले ही मूव में बदला लेती थी। और तीसरा? और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये माफ करने वाली थी। बदला लेने के बाद अगर सामने वाला फिर से सहयोग करने लगता तो ये भी तुरंत उसे माफ करके सहयोग करने लगती थी। पुरानी बात को पकड़कर नहीं बैठती थी। इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण है? सबसे मार्मिक उदाहरण पहले विश्व युद्ध के दौरान ट्रेंच वॉरफेयर में मिलता है। अरे वाह। हाँ, महीनों तक जर्मन और ब्रिटिश सैनिक एक दूसरे के सामने खाइयों में बैठे रहते थे। उनके बीच एक अनकहा नियम बन गया था जिसे जियो और जीने दो कहते थे। जियो और जीने दो? वो जानबूझकर एक दूसरे पर गोली नहीं चलाते थे जब तक कि सामने से कोई हमला ना हो।
ये एक अनौपचारिक जैसे को तैसा था जिससे दोनों तरफ के हजारों सैनिकों की जान बची। तो अब तक हमने जो भी बात की है वो शरीर के व्यवहार के बारे में है। जीन हमें कैसे दूसरों की मदद करने या लड़ने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन एक जीन का असर कहाँ तक जा सकता है? मतलब वाले विचार पर लाता है द एक्सटेंडेड फेनोटाइप, एक्सटेंडेड फेनोटाइप। यानी जीन का विस्तारित रूप। ये विचार कहता है कि एक जीन का असर सिर्फ उसके अपने शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो बाहरी दुनिया तक फैल सकता है। बाहरी दुनिया तक? हाँ, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है बीवर का बनाया हुआ बांध। वाह, मतलब जीन का असर सिर्फ शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर की दुनिया पर भी होता है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि मकड़ी का जाला भी उसके जीन का ही एक बाहरी रूप है। ठीक यही बात। वो बांध या वो जाला बीवर या मकड़ी के शरीर का हिस्सा नहीं है। नहीं, लेकिन उनके जीन्स के बिना वो बन ही नहीं सकता। वो उनके जीन्स का ही एक बाहरी फैलाव है। और डॉकिंस इसी तर्क को और आगे ले जाते हैं इंसानी संस्कृति तक। हाँ, जहाँ से मीम का आइडिया आता है। मीम शब्द तो आज इंटरनेट पर हर जगह है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसका असली मतलब नहीं जानते जो डॉकिंस ने दिया था। सही बात है। डॉकिंस ने ये शब्द जीन की नकल करके बनाया था। जैसे जीन बायोलॉजिकल जानकारी की एक इकाई है जो शरीर से शरीर में जाती है, वैसे ही मीम सांस्कृतिक जानकारी की एक इकाई है जो दिमाग से दिमाग में छलांग लगाती है। तो इसका मतलब जो कैट वीडियोस या वायरल डांस चैलेंजेस हैं वो भी ये तरह भी मीम हुए जो दिमाग से दिमाग में फैल रहे हैं, भले ही उनका कोई गहरा मतलब ना हो। हाँ बिल्कुल, वो एकदम परफेक्ट उदाहरण है। एक धुन, एक फैशन, एक मजाक, एक विचार, ये सब मीम्स हैं। और एक सफल मीम को बस फैलना है, उसका फायदेमंद होना जरूरी नहीं। बिल्कुल जरूरी नहीं। जैसे ईश्वर का विचार, ये इतिहास के सबसे सफल मीम्स में से एक है। या फिर ब्रह्मचर्य का विचार। हाँ, ये तो जीन के नजरिए से एक भयानक विचार है। भयानक है क्योंकि ये प्रजनन को सीधे सीधे रोकता है, लेकिन एक मीम के तौर पर ये बहुत सफल रहा है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूं तो हम इंसान एक दोहरी एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एक तरफ हमारी जीन्स हैं जो बहुत धीरे धीरे बदल रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे मीम्स है, हमारी संस्कृति, जो बहुत तेजी से बदल रही है। बिल्कुल। और यही बात हमें किताब के सबसे जरूरी और सबसे आशावादी हिस्से पर लाती है। अच्छा, अब तक की बातें तो थोड़ी निराशाजनक थीं कि हम सब जीन्स के बनाए रोबोट हैं, तो इसमें आशावादी क्या है? आशावादी ये है कि ये किताब हमें ये नहीं बताती कि हमें कैसा होना चाहिए। ये सिर्फ ये बताती है कि हमारी मशीन काम कैसे करती है। और इंसानों के पास एक ऐसी चीज है जो किसी और जीव के पास नहीं है, सचेत दूरदर्शिता, कॉन्शियस फॉरसाइट। हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, हम अपने कामों के नतीजों की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हम अपनी स्वार्थी जीन्स के खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं। हाँ, इसका सबसे बड़ा सबूत है गर्भ निरोधक का इस्तेमाल। सही बात है। जीन का एकमात्र मकसद है अपनी कॉपी बनाना, और हम इंसान जानबूझकर उस प्रक्रिया को रोकते हैं। ये जीन के नजरिए से एक खुली बगावत है। हम अपनी जेनेटिक प्रोग्रामिंग को समझकर उसे ओवरराइड कर सकते हैं। तो आखिर में बात यहां आकर रुकती है कि हम सिर्फ अपनी बायोलॉजी के गुलाम नहीं हैं। नहीं है। ये पूरी किताब हमें बताती है कि हमारी मशीनरी कैसे काम करती है, लेकिन फिर आखिर में चाबी हमारे हाथ में दे देती है। बिल्कुल। डॉकिंस का सबसे बड़ा मैसेज यही है। इस ग्रह के इतिहास में पहली बार एक जीव आया है जो अपने जेनेटिक प्रोग्राम को समझ सकता है, और जिसे आप समझ सकते हैं, उसे ना भी कह सकते हैं। ये सोचना ही अपने आप में एक क्रांति है। हमें जीन मशीनों के रूप में बनाया गया है और मीम मशीनों के रूप में पाला गया है, लेकिन हमारे पास अपने बनाने वालों के खिलाफ जाने की ताकत है। तो सोचने के लिए एक आखिरी सवाल ये है, हमारी चेतना, हमारी संस्कृति और हमारी सीखने की क्षमता हमें उस जैविक नियति से किस हद तक आज़ादी देती है जिससे बाकी सभी जीव बंधे हुए हैं? शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम अपने ब्लूप्रिंट को पढ़कर उसे बदलने का फैसला कर सकते हैं।